अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू हम सब टीवीज़ प्रोग्राम डॉक्टर्स लाउंज। इस प्रोग्राम में जैसे कि आपको मालूम है वी टॉक अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स और जो हमारे स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठे होते हैं, हमारे मेहमान डॉक्टर्स, वो हमें आम फहम ज़ुबान में उनके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात देते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बट इन ह्यूमन बीइंग्स खाने के दांत भी वही और दिखाने की भी वही। तो आप समझ ही गए होंगे वी गोना टॉक अबाउट dental ailments and dental problems. So let's introduce you to our guest, Dr. Imran Zia Sahab. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. वालेकुम। So Dr. Sahab, this is one of the most important aspects of a person's personality. सबसे पहले जब बंदा मुस्कुराता हुआ आपको नज़र आता है तो आप उसके दांत ही नोटिस करते हैं। So इन दांतों को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या करना पड़ेगा, ये आप बताइएगा हमें प्लीज़। बिल्कुल जी, बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो असर ये पाया जाता है कि सुबह उठते साथ ही बाथरूम जाओ, दांत साफ़ करो। इस एक्ट का कतन हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ायदा नहीं है। दांतों को सही रखना है तो रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। यहाँ मैं करेक्शन कर दूँ आपकी, आपने भी फरमाया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इंसानों में भी खाने के दाढ़ें होती हैं, दिखाने के दांत होते हैं। दे शुड बी इन द प्रॉपर वर्किंग फंक्शनल स्टेट, अदरवाइज ना आप सही बोल पाएंगे ना आपकी बात को कोई गौर से सुनेगा। आपके दांत भद्दे होंगे, स्टैंड होंगे, आड़े तिरछे होंगे, टूटे फूटे होंगे, आपसे ना तो लफ्ज़ प्रोनाउंस होंगे सही तरीके से, ना आपसे आपकी बात को कोई तवज्जो देगा, और अगर दाढ़ें ख़राब है तो खाना नहीं खाया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग जी। तो डॉक्टर साहब, पर इनको मेंटेन, आप ये कह रहे हैं कि इनिशियली द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि मोर देन कि आप सुबह दांत का साफ़ तो करने ही पड़ेंगे सुबह, वरना तो ऑफ कोर्स उसके भी हाइजीनिक कोई इम्प्लिकेशंस होंगी, बट रात को दांत ब्रश करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि दिन में तो आप खाते पीते रहते हैं, पानी पी लिया, चाय पी ली, कोक पी लिया, वो सारा जो आपके मुंह में अनग्राइंडेड या ग्राइंडेड फूड पार्टिकल्स हैं वो आपके जिस्म में अंदर चले गए, दांत साफ़ हो गए। रात को खाना खा के आप 5-6 घंटे के लिए सो जाते हैं, मुंह बंद होता है, देयर इज़ नो एयरवे, देयर इज़ नो वाटर इनटेक और लिक्विड इनटेक, तो जो माइक्रो ग्राइंडेड फूड पार्टिकल्स हैं वो दांत में मुँह में रहे। अब वो ह्यूमन सलाइवा जो है उसके साथ मिल के केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे 2 एसिड्स बनते हैं, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वो गंद भी ख़राब करते हैं, वो दांत भी ख़राब करते हैं। सो वी एम्फेसिस ऑन नाइट ब्रशिंग। सोने से पहले दांत ब्रश करके सोना है, अगर कुछ खाने का दिल कर रहा है खाएं, फिर ब्रश करें, फिर सो जाएं। उसके बाद सुबह नाश्ते के बाद करना ज़्यादा बेहतर है बजाय नाश्ते के पहले करने के, क्योंकि नाश्ते के बाद अगर आप ब्रश नहीं करते तो नाश्ते और लंच के बीच में 4-5 घंटे होते हैं, अगेन वो मुंह में रहेंगे, खुराक के ज़रात काम ख़राब करेंगे, तो बेहतर है कि नाश्ते के बाद भी ब्रश कर लिया जाए। तो नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि इट इज़ मोर बेटर टू ब्रश योर टीथ वाइल बिफोर गोइंग टू स्लीप, और सुबह आप ब्रेकफास्ट से पहले नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर दांत साफ़ करें तो यू विल हैव अ फ्रेशर माउथ ऑल थ्रू आउट द डे। डॉक्टर साहब, गम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनकी हाइजीन का हमें ख्याल करना चाहिए। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर एज फार गम्स आर कंसर्न्ड? यस, गम्स ही बेसिक सोर्स बनते हैं दांतों की खराबी का। फॉर एग्जांपल, मसूड़े सूजे हुए हैं, उनमें से खून आ रहा है। अब आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मसूड़े ख़राब होने के, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है कि जैसे ही आप ब्रश लगाना शुरू करते हैं आपका ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, आप ब्रश करना छोड़ देते हैं, या तो ब्लीड कर रहे हैं, क्या करूँ, ज़ाहिर है मुँह का जायका ख़राब होता है। नफीस जो लोग हैं वैसे भी खून आने को बुरा समझते हैं, वुज़ू भी नहीं मकरूह हो जाता है अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। गम्स अगर ख़राब हों तो सबसे पहले वो ब्लीड करेंगे, और वो अगर आपको ये बताना शुरू करूं कि गम्स की ब्लीडिंग से मज़ीद क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो मेरा ख्याल हम प्रोग्राम छोड़ के पहले ब्रश करेंगे। अच्छा, हाँ मैं ब्रश उस देर मंगवा लेता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि क्या इसमें मसले मसाइल होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल गम ब्लीड कर रहे हैं और पेशेंट उसको इग्नोर कर रहा है और उसको ब्लीडिंग होने देने जा रहा है, ट्रीट नहीं करवाता, डेंटिस्ट के पास नहीं जाता, होता क्या कि अल्टीमेटली वो जो खून मसूड़ों से आ रहा है वो आपके बाकी खून को गाढ़ा करता है। ओके, it thickens the whole circulating blood because of clotting, because of उसका अपना मीडियम थिक होता है तो बाकी ब्लड को थिक करता है। When blood is thick, your heart has to work more. Okay. उसको पंपिंग और जोर से करनी पड़ती है। इस सूरत में एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं SBE, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। The gum bleeding, if left untreated, they may lead to SBE, which will lead in turn to a heart ailment or a heart attack or heart failure. हार्ट कार्डियोमेगाली हो सकती है, कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। ज़रा दिल को जब काम ज़्यादा करना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी से बढ़ के तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। सेकंड ये कि इससे आर्थराइटिस भी हो सकता है, जोड़ ख़राब हो सकता है। Which is very interesting. ये तो खैर शायद किसी आम फैम बंदे को पता भी ना हो। बिल्कुल नहीं पता, और ये मेरा ख्याल है कि ये बताना सवाब का काम है कि हम अगर इससे अवेयरनेस दें। तीसरी बात ये, गम्स जब मुसलसल ख़राब रहते हैं तो उनके गम्स के अंदर पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट लूज़ होंगे तो
तो दांत अल्टीमेटली लूज होना शुरू हो जाएंगे। दांत की पोजीशनिंग पहले बोन में लगे होते हैं, उसके इर्द गिर्द मसूड़ा होता है, मसूड़े में लिगामेंट्स होते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। जब गम्स खराब होते हैं तो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स को वो लूज करता है, अल्टीमेटली दांत लूज हो जाता है। और दांत लूज हुआ तो उसका फिर दुनिया में कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट कि वो गिर जाएगा, निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, लेकिन ये इज इट पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस आल्सो कि इवेंचुअली हम देखते हैं कि लोगों के गैप टूथ हो जाता है या स्केलिंग के बाद गैप टूथ हो जाता है, सो ये एज की वजह से होता है या स्केलिंग की वजह से होता है? यहाँ पे मैं आपकी करेक्शन कर दूं कि स्केलिंग से कभी दांत खराब नहीं होते, स्केलिंग से कभी गैप नहीं आता। अगर गैप आता है तो वो आता है जो जगह मैल नहीं या टार्टर नहीं या कैलकुलस नहीं घेरी होती है। अब टार्टर या कैलकुलस थोड़ा सा बता दूं क्या होता है। जब भी आप ब्रश करते हैं तो 20-25 मिनट बाद प्लैक बनना शुरू हो जाती है। प्लैक इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे जो थूक में होता है। अगर उस प्लैक को आप मुनासिब वक्त पे साफ़ नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रात को ब्रश नहीं करते हैं, वो प्लैक जम कर टार्टर या कैलकुलस बन जाता है। अब आपने जो भी फरमाया कि जो जगह बन जाती है स्केलिंग के बाद, वो जगह बननी ज़रूरी है ताकि दांत फ्लश हो सकें, साफ़ हो सकें। अब वो जगह घेरी होती है कैलकुलस ने, वो इन अदरवाइज वो कैलकुलस दांतों के लिए खतरनाक है, गम्स के लिए खतरनाक है। तो स्केलिंग से स्पेस नहीं बनती, स्केलिंग कराना बेहतर होता है। बाकी रहेगी बात कि एज, जाहिर बात है एज एक ऐसा फैक्टर जिसमें हर चीज़, बंदे का हर ऑर्गन, हर जो उज़्व है, जो हर एक जिस्म का हिस्सा है इंक्लूडिंग दांत मसूड़े, वो डिग्रेड होते हैं। सही, बोन्स डिग्रेड होती हैं। बूढ़े लोग गिरे जल्दी उनकी हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, जवान के, हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑर्थोआर्थराइटिस जो भी है। बट अगर इसको परवाह ना की जाए तो फिर बीमारी उम्र नहीं देखती, वो बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये जो रिसीडिंग गम्स हैं, इट्स बिकॉज ऑफ डिजीज, और आई एम कमिंग बैक टू इट अगेन, क्योंकि आपने खौफनाक इसकी इम्प्लीकेशंस बताई हैं, तो इसलिए कमिंग बैक टू इट अगेन। ये जो रिसीडिंग गम्स हैं जी, ये इज इट अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू, इज इट ये पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस या ये डिजीज़ की वजह से होता है? ये डिजीज़ की वजह से भी होता है, एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस में डेफिनेटली होना ही होना है, लेकिन इससे पहले भी मरीज़ ये बीमारी ले सकता है अपने आप को इग्नोर करके। और एक एवरेज इंसान जो है उसको ये रिसीडिंग गम्स कब उसकी स्टेज पे ज़्यादा, किस एज में रादर जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है? मैं जितने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि अब ये 30 के बाद, 30 की एज के बाद ये मसला आना शुरू हो जाता है। और उससे पहले मतलब बिफोर आपने जब ये, आजकल तो आप कह रहे हैं मे भी शायद लाइफस्टाइल ऐसा आ गया है, लाइफस्टाइल ऐसा आ गया, इसकी वजह से 30 में हो गया, बट उससे पहले I'm श्योर ये तो लेट ऑनसेट होता होगा, 45-50 प्लस में जाके मसले होते थे। क्यों कि उन दिनों में एक्सरसाइजेज होती थी जॉज की, गन्ना चूसना, मकई चबाना और हार्ड चीज़ें खाना। अब गन्ने की जगह गन्ने का जूस आ गया, मकई की जगह कॉर्नफ्लेक्स आ गए, तो हर चीज़ यानी कि इजी लाइफस्टाइल में आ गई, सॉफ्ट हो गए हर तरीके से, हर चीज़। तो जब एक्सरसाइज नहीं होगी जॉ की या दांतों की या गम्स की, तो दे विल डेफिनेटली गो डाउन बाय डाउन। इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। यस। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा व्हाट अदर फैक्टर्स, चलिए अगर गम की कोई प्रॉब्लम हो गई है, सो व्हेन शुड वन गो टू अ डॉक्टर? फिर वो कब अपने डेंटिस्ट के पास जाए ये दिखाने के लिए? वो सिर्फ कई दफ़ा होता है खुद ही कोई एक्सटी टाइप पेंट लगा लिया या कोई माउथ वॉश कर लिया, उसको वहीं अपनी तरह से ही उसको इलाज करने की कोशिश की, बट व्हेन डज इट बिकम इम्पेरेटिव कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है उसको इलाज करवाने के लिए? हाँ जी, पहली बात तो ये है कि कभी भी घर बैठे दांतों के साथ कोई मैकेनिकी नहीं करनी है। ठीक हो गया, आपने बताया कि पेंट लगा लिया या कोई लोकल एब्रेशन लगा ली। मुंह एक ऐसा चैनल है जो कि बेतहाशा सेंसिटिव है, यहीं से मेजर बाकी जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए खुद से कभी कोई टोटका नहीं लगाना, हमेशा डेंटिस्ट से पूछ के लगाना है। अब कब जाना चाहिए? साल में कम से कम 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा, रिगार्डलेस आपको कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा, तब भी आपको उसमें स्केलिंग हो गई या आपकी पॉलिशिंग हो गई, वो उस सिलसिले में चले जाएं चाहे, तो उसी में आपको आपके जो बाकी डेंटल हाइजीन है उसका पता चल जाएगा। मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए किसी बीमारी का वेट नहीं करना, स्पेशली डेंटिस्ट के पास किसी बीमारी का वेट नहीं करना। उस बीमारी से बचने के लिए डेंटिस्ट के पास हर 6 माह के बाद विजिट करना, चाहे कुछ भी ना हो। तो डॉक्टर साहब, वो जो एक कहा करते थे लोग कि जी एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो इन दिस केस तो फिर एप्पल शैपल नहीं खाने चाहिए, इसका मतलब वी शुड गो स्ट्रेट टू द डॉक्टर। बट द डॉक्टर इज स्मार्ट, कीप द एप्पल अवे। लगता है फिर आप पहले ही सारे एप्पल मार्केट से उठा लेते होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब जाते हैं डेंटिस्ट के पास तो एक डर सा, खौफ सा रहता है, वो आई थिंक मोर देन द मेन स्ट्रीम डेंटिस्ट, ये जो हमारे क्वैक डेंटिस्ट हैं जो कि आपको सड़कों पे मिलते हैं और जो हमारी आम आवाम के लिए ये डेंटिस्ट्री का काम क्वैकरी के तौर पे अंजाम दे रहे हैं, उसमें हेपेटाइटिस सी, बी, डिफरेंट अदर एलिमेंट्स जो है उनके ट्रांसमिटर्स बने हुए हैं वो लोग। क्योंकि अब हम एज्यूम तो ये करेंगे कि हम अच्छे डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसने उसका डिसइंफेक्शन का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है अपनी इक्विपमेंट का, बट वो जो आपको सड़क पे मिलते हैं उनसे तो इन्फेक्शन लगाने का इंतज़ाम किया होगा, डिसइंफेक्शन का नहीं किया होता। सो हाउ ट्रू इज़ दैट?
ये बिल्कुल सही है और ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि हमारे सोसाइटी में बदकिस्मती से क्वैक्स पहुंच जाता है। लॉज हैं, जैसे अब गवर्नमेंट ने कुछ इदारे बना दिए हैं, पंजाब हेल्थ कमीशन, इस तरह के, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। वरना इनके बनने से पहले क्या, और इससे कुछ कमी आई है। इससे पहले ये था कि जिसने किसी डॉक्टर डेंटिस्ट के साथ 6 माह गुजार लिए, वो देखता था कि मरीज़ किस कंडीशन के साथ आया है, डॉक्टर साहब उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो 6 माह बाद अपना क्लिनिक खोल के बैठा था। अभी भी अंदरून लाहौर में और पेरिफेरीज में, लाहौर के अलावा भी जितने बाकी शहर हैं, पेरिफेरीज में क्वैक्स ने ही काम किया हुआ। सस्ते हैं चूँकि उनका कोई स्टेरिलाइजेशन का इंतजाम नहीं है, कोई सफाई, उनका खर्चा कुछ आता नहीं है, वो मरीज़ से 100-50 लेके उनका काम कर देते हैं। और चूँकि हमारे मुल्क की सोशो इकनॉमिक स्टेट आवाम की अक्सरियत की सही नहीं है, दे प्रेफर टू गो टू अ क्वैक, गिव हिम 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ कंसल्टेशन फीस, और जो थोड़ा बहुत करा के कर दिया। जो भी पढ़ा लिखा डेंटिस्ट है, क्वालिफाइड है, रजिस्टर्ड फ्रॉम PMDC, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है, वो क्लिनिक जब अपना इस्टेब्लिश करता है तो उसमें सबसे पहले वो ऑटोक्लेव का सोचता है। ऑटोक्लेव इज़ ए डिवाइस विच गिव्स 134 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू द इंस्ट्रूमेंट्स। अब इस टेम्परेचर पे किसी भी फैटल वायरस का, बैक्टीरिया का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। अब होता है कि जब ये, जिनका आपने जिक्र किया, सड़क किनारे बैठे हुए हैं, पेरिफेरीज बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं कि वो मैक्सिमम बॉयल करते हैं पानी के साथ इंस्ट्रूमेंट को। मैक्सिमम अगर वो करेगा भी तो बॉइलिंग पानी में या किसी अवन शवन में कर लेगा, जो कि 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता टेम्परेचर। अब बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, वो 100 से ऊपर तक सर्वाइव किए रखते हैं। अब जो ऑटोक्लेव्स नहीं आ रही हैं, वो 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो 20-25 मिनट तक हम उनको स्टीम देते हैं। एक इसको हम कहते हैं बॉइलिंग स्टेरिलाइजेशन, तो वो उसके बाद चांस रहते ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे थोड़ा सा डरा दिया ये कह के, जो अब जो नहीं आ रही हैं वो 134 तक जाती हैं, तो उससे पहले वाली जो थी तो वो कब तक, कहाँ तक जाती थी, और वो कितने किस हद तक इसको डिसइंफेक्ट करती थी? नहीं, वो भी अच्छी थी, वो भी 121 डिग्री सेंटीग्रेड जाती थी। 121 एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले हमने उनको मिलाइन कर दिया या राइटली मिलाइन किया और पॉइंट आउट भी किया जो क्वैक्स हैं उनको, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी स्टेरिलाइजेशंस जो हैं, और जहाँ पे आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट डेंटिस्ट्री, वहाँ पे उनके ऑपरेशन थिएटर्स के लिए भी जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है, देयर आर बिट सस्पेक्ट ऑल्सो कि वहाँ पे शायद उस तरह की स्टेरिलाइजेशन जो है वो नहीं होती, या मे बी जो लोअर लेवल के ऑन द सर्फेस तो वो बड़े लेजिटिमेट डेंटिस्ट होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बीच में लैप्स कर रहे हैं इसको डिसइंफेक्ट करने में। इज दैट अ प्रॉब्लम आल्सो? यस, इट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, बट इन पेरिफेरीज अगेन। अब लाहौर लेवल को अब देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स में, सरकारी में, काफ़ी अच्छा इंतजाम किया। स्टेरिलाइजेशन का काफ़ी अच्छा इंतजाम है, थिएटर्स उनके नीट एंड क्लीन है, काफ़ी हद तक बेहतर है, बट एक मुसलसल एक लुक की ज़रूरत है, एक मुसलसल इनके ऊपर निगरानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोअर स्टाफ या जो भी है, ये चूँकि रश है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रश ज़्यादा होता है, वहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाए जो कि इन चीज़ों को लुक ओवर करें कि जी हाँ जी, स्टेरिलाइजेशन ठीक है, सफाई ठीक है, मतलब आपके अगर नॉट ओनली कि इंस्ट्रूमेंट और थिएटर ही साफ़ हों, आपकी बाकी एटमॉस्फेयर भी साफ़ होनी चाहिए। हॉस्पिटल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी हकीकत है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। बट ये बताइए सर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो चले एक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी देख रही होगी, बिकॉज हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, प्राइवेट प्रैक्टिसेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, मतलब उनकी डिसइंफेक्शन प्रोसेसेस को कैसे देखा जाता है? जी, इसके लिए कि अब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ इदारे बनाए हैं, पंजाब हेल्थ कमीशन है, इस तरह की चीज़ें, वो तो है, लेकिन पेशेंट को खुद भी चाहिए कि जब भी डेंटिस्ट के पास स्पेशलिस्ट जाएं तो उनसे पूछ लें कि डॉक्टर साहब आपने क्या इंतज़ाम किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन का, आपके पास ऑटोक्लेव है, आप कैसे करते हैं, कैसे साफ़ करते हैं, आपने ये जो लगाया ये डिस्पोजेबल था या रीयूजेबल है, अगर रीयूजेबल है तो उसको आपने स्टेरिलाइज किया, ये पेशेंट का राइट है, बिकॉज उसने डॉक्टर को पे किया है और डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि उसकी वो तसल्ली करे। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर मशीन है ऑटोक्लेव के नाम से, जिसको आपको पूछना है अपने डेंटिस्ट से, इट्स योर राइट टू आस्क कि डॉक्टर साहब आप इसी में जो इंस्ट्रूमेंट्स आप रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप डिसइंफेक्ट करते हैं कि नहीं, ये आपकी राइट है पूछना। सो वील बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक जी। डॉक्टर साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, जिस पे बहुत मुफीद वो बातें हमें बता रहे हैं। सो वील टेक द कॉन्वर्सेशन बैक टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बच्चों के दांत, दैट्स द फॉर्मेटिव एज होती है, दूध के दांत होते हैं, उसके बाद आपके नॉर्मल दांत निकल आते हैं, तो उनको सीधा रखना, यानी कि सिमेट्रिकल उनकी शेप होना और वो बड़े अच्छा एक स्माइल उनका, ताकि बच्चों का बड़े होकर नज़र भी आए, वो प्रोसेस क्या है? बिल्कुल,
ये बड़ा एक कॉमन मसला जो कि स्पेशली अब पिछले कुछ सालों से बढ़ गया है कि बच्चा बड़ा होता है तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, को आगे को पीछे अलाइनमेंट में नहीं आते, जिसकी वजह से और फर्दर नुकसानात होते रहते हैं। बाइट सही नहीं आती, मसूड़े ख़राब रहते हैं, ब्लीडिंग कम रहते हैं। इसकी पहले तो हम देखें कि इसकी वजह क्या है। आजकल जोर आ गया है बॉटल फीडिंग पे। ओके, माएँ मदर फीड पे नहीं रखती हैं, ठीक है। बॉटल फीडिंग में ये नुकसान है कि जब बच्चा मुसलसल बॉटल फीडिंग करता है तो वो जो निप्पल या चूसनी है उसको मुसलसल सकिंग से उसका तालू वही शेप ले लेता है जो उस निप्पल की या चूसनी की होती है। अब जब तालू तंग होगा तो अल्लाह ताला ने दांत तो पूरे उगाने हैं, लेकिन जब जगह कम होगी तो फिर क्राउडिंग हो जाएगी। डॉक्टर साहब तालू को आप जरा इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा, कई लोगों को इतनी शायद उर्दू जो है वो समझना है। पैलेट, ओके, पैलेटल कंजेशन हो जाती है। जब पैलेट कंजेस्टेड होगा तो नंबर ऑफ टीथ तो वही हैं, बोला ने वो तो उगाने वो फिर दांत आगे पीछे आते हैं। जैसे इस रूम में अगर 10 बंदों की जगह है और प्रॉपर्ली अपनी जगह बैठे हैं सब लोग, अगर वो 15 आ जाएंगे तो खड़ा होगा, को बैठा होगा, वो एक हमारी वैगनों का हाल है, अगर 10 होने के बजाय 20 बंदे घुसाए होते हैं तो सारे टेढ़े सीधे हो जाते हैं। तो उसमें इसको हम कहते हैं मेल अलाइनमेंट या मेल ऑक्लूजन, ठीक है। दूसरी इसकी वजह ये कि जो बच्चे साइकोलॉजिकली जिनको कोई होता है वो अंगूठा चूसते हैं, थंब सकर्स होते हैं, थंब सकर्स का भी पैलेट वही कंजेस्टेड हो जाता है और उसमें दांत आगे पीछे होते हैं। तो पहली बात ये है कि मदर फीड शुड बी प्रेफर्ड। अगर आपने बॉटल फीड करनी है तो उसके साथ इस तरह करें कि बॉटल फीड जितनी जल्दी हो सके छुड़ा दें, वीन ऑफ कर दें उससे। हाँ, उसको जल्दी विड्रॉ कर लिया जाए। थंब सकिंग की आदत है, उसको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से मिलकर या माँ बाप खुद ही बच्चों को अक्सर लव प्यार दे दो कि उसको इस चीज़ से रोकें। अब ये है कि इसका इलाज कैसे है और कब करना चाहिए। आम तौर पे हम इसका इलाज 12 साल की एज से शुरू करते हैं, क्योंकि 12 साल की एज से पहले ऐसा होता है कि मिक्स डेंटिशन होती है मुंह में, मिल्क टीथ भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। 6 साल की उम्र से परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं। तो मिक्स डेंटिशन में हम ब्रेसेस या लाइनर्स का काम नहीं करते। 12 साल की एज हुई, दूध के सारे दांत शेड ऑफ हो गए, परमानेंट दांत रप्ट हो गए, उसके बाद उसके ऊपर हम देखते हैं कि हमने इसमें अलाइनर्स लगाने हैं, ब्रेसेस लगानी हैं या क्या करना है। उसके लिए बात करते हैं कुछ निस्बतन अननेसेसरी दांत। वैसे तो सब दांत नेसेसरी हैं, हर दांत का अपना फंक्शन है। सामने के दांतों से आप बाइट लेते हैं, इनिशियल बाइट बोलते हैं, कुछ लफ्ज़ ऐसे जो प्रोनाउंस नहीं से होते हैं, फिर प्री मोलर्स हैं, मोलर्स हैं, इनका हर एक अपना फंक्शन है। लेकिन कुछ दांत जो रिलेटिवली अननेसेसरी होते हैं उनको हम निकाल के जगह बनाते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम अलाइनर या ब्रेसेस लगा के दांतों को सीधा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ब्रेसेस का तो आई थिंक सब नाज़रीन को पता ही होगा कि ब्रेसेस क्या होती है। अलाइनर्स एक नई टर्म थी, तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि व्हाट आर अलाइनर्स जी। अलाइनर्स आर बेसिकली ब्लेसिंग। ओके, इज इट न्यू इन्वेंशन जी? यस, न्यू तो 10-12 साल तो हो गए, लेकिन ये कि न्यू ही कहेंगे इसलिए कि बहुत से लोगों ने इसको भी अडेप्ट नहीं किया है। दे हैव नॉट इनफ नॉलेज अबाउट इट, इवन डेंटिस्ट भी। तो वो जिनको है वो कर रहे हैं और इट्स बेसिकली ए ब्लेसिंग। ब्रेसेस के फ़ायदे भी हैं, ब्रेसेस के कुछ नुकसानात भी हैं। लाइक ब्रेसेस के होते हुए आप दांतों को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज वो ऊपर फिट हुई होती है, ब्रैकेट्स लगी हैं, वायर लगी हुई है, फूड इम्पैक्ट हो रही है। इनके लिए स्पेशल ब्रशेज़ होते हैं ब्रेसेस के बच्चों के लिए। बच्चे तो बच्चे हैं, वो उसको उतना वो फॉलोअप नहीं दे सकते, तो उनके मसूड़े ख़राब हुए, कभी कोई ब्रैकेट डिटैच हो गई, उतर गई, कभी तार चुभ रही है, बच्चा वैसे अनईजी फील करता है, फोनेटिक्स जो है बच्चे के वो प्रॉब्लम आ गई। फिर बच्चा वो चूँकि ब्रेसेस सामने नजर आते हैं तो साइकोलॉजिकली बच्चा डाउन फील करता है अपने आप को, ये जी सब स्माइल कर रहे हैं, सबके दांत सी, मेरे दांतों पे क्या लगा हुआ है। वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो गए अलाइनर्स। अलाइनर्स बेसिकली हार्ड सिलिकॉन एक है जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो बच्चा लगाए रखता, पता भी नहीं चलता। वो एक हम 15-20 दिन के बाद अलाइनर चेंज करते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर दिए रखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि दांत अपनी शेप में आ जाते हैं। बट कुछ जगहों पे लाइनर काम नहीं करता, वहाँ पे फिर हमें गो बैक टू ब्रेसेस। अच्छा, इज देयर अ कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू ट्रीटमेंट्स एज वेल जी? यस, वेल नोटिसेबल है, अलाइनर्स ज़्यादा महंगे हैं। कितना एक डिफरेंस होगा अगर एक पब्लिक जानना चाहे तो? हाउ मच वुड अबाउट फॉर एग्जांपल अगर ब्रेसेस आपकी 50,000 में लग रही हैं तो वो 90,000 1 लाख के आसपास चली जाती बात, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। राइट, बट इट इज आइदर वे इट्स एन एक्सपेंसिव, मोर देन एग्जैक्टली अबाउट द डबल कॉस्ट उसकी आती है। डॉक्टर साहब ग्रेजुअली ये तो आपने दांत लोगों के सीधे कर दी, लाइनर भी लगा दी आपने और आपने ब्रेसेस भी लगा दी। हमारे जैसे लोग थोड़ा छानी लेके शायद अपने दांत ठीक करने लग पड़े, लेकिन इतना सुन के इतने महंगे मतलब ट्रीटमेंट को। बट इवेंचुअली इवन जब एक ग्रेजुअली विद एज फॉर अदर रीजंस फॉर मिस ट्रीटिंग योर माउथ ऑल्सो आपके दांत निकल जाते हैं,
तो उनको रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है और आप कैसे ट्रीट करते हैं उन लोगों के दांत जिनके दांत किसी ना किसी वजह से गिर जाएं? तो अभी मैंने आपसे सजेस्ट किया कि हर 6 माह के बाद आना चाहिए। अगर 6 माह हर 6 माह के बाद आते रहें लोग जी, तो शायद यहाँ तक नौबत बहुत कम आए। वो एजिंग एक जो प्रोसेस के थ्रू ही दांत खराब हो निकले तो फिर बहरहाल जब दांत खराब होते हैं तो हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं, पहले उनको बचाने के तरीके होते हैं। लाइक कैविटी बन गई है, वी फिल इट, ठीक है। बड़ी कैविटी बन गई है, वी गेट देम क्राउंड, उनके ऊपर क्राउन चढ़ा दिया। फिर भी मसला नहीं जा रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, मीठा लग रहा है, वी गेट देम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ओके, जिसमें कि हम दांत की जड़ों में जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसको काट के दांत को एक डेड पोर्शन बनाते हैं। उसका ताल्लुक सिर्फ ये रह जाता है कि वो बोन ने उसको पकड़ा हुआ है, उसकी जो न्यूट्रिशन आ रही थी ब्लड की वो हमने ख़त्म कर दी। उससे कि मज़ीद कुछ साल 8-10 साल आप उस दांत के साथ एंजॉय कर लेते हैं। अगर इन तमाम स्टेप्स लेने के बावजूद पेशेंट की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से कोई एक आधी सुस्ती हो गई या वो फेल हो गया ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल दांत निकाल दिया, अब दांत निकला के लोग सुकून में आते, लो जी कटवा देता है, उन सुकून है। नो, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, आपने उसको रिप्लेस करना है। अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपकी बाइट के इशू आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने नीचे का दांत निकलवाया और उसको नहीं लगवाया तो क्या होगा कि उसके साथ के जो नेबरिंग टीथ हैं वो उस जगह पे ऐसा से टिल्ट करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे वो उसकी जगह लेना शुरू करेंगे। क्या होगा एज ए रिजल्ट कि आपके दांत बाकी दांतों में हल्का हल्का गैप आना शुरू हो जाएगा। वो भी गलत है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। शिफ्ट होना शुरू होंगे। गैप आने से क्या मसला आता है कि उसमें मीट फाइबर्स फंसना शुरू होते हैं, वो प्रॉपर साफ़ नहीं हो सकते। फिर लोग टूथपिक मारते हैं या फ्लॉस करते हैं। टूथपिक करने से मज़ीद नुकसान आते हैं, यानी कि अब चेन चलती जा रही है बाद से बाद में। वो टूथपिक करते हैं, बोन लॉस होता है, वो दांतों गैप और बढ़ जाता है, इवेंचुअली दांत मोबाइल होना शुरू होते हैं और फिर हमें फिर निकालने पड़ते हैं। सो दूसरा एक और बात, अगर फिर नीचे का दांत निकाला ना और नहीं लगवाया तो जब बाइट लेते हैं तो ऊपर का जो उसका ऑपोजिट दांत है वो उस जगह पे नीचे लंबा होना शुरू हो जाता है, अपनी जगह छोड़ना, लग्जेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पूरे मुंह की जो बाइट का बेड़ा गर्क हो जाता है अगर आप एक दांत निकलवा के नहीं लगवाते तो। अब ये है कि उसको रिप्लेस करने के क्या तरीके हैं। रिप्लेस करने के 3-4 तरीके हैं। एक तो पुराना तरीका जो सदियों से आ रहा है कि वो तार वाला दांत है, रिमूवेबल, डिटैचेबल, लगा लिया, खाना वाना खाया, उतारा, साफ़ किया और फिर लगा लिया। उसके नुकसान भी हैं कि वो बाज़ का मरीज़ ने रखा, वो गुम हो गया। इवन मेरे पास पिछले दिनों केस आया कि जी पेशेंट के वही लगा हुआ दांत, जी मेरे नया बना दे। मैं कहाँ गया? कहते जी मुझे छींक आई तो वो गिर गया और वो मुझे मिल नहीं रहा। तो ये तो बड़ा डेंजरस वेपन भी बन सकता है, जोर की छींक मारे किसी के मुंह पे जाके लग सकता है, खतरनाक चीज़ है। हाँ वही ना। दूसरा इसका तरीका ये कि हम ब्रिज बनाते हैं। ओके, ब्रिज में फ़ायदा क्या है कि कॉस्ट वाइज कॉस्ट इफेक्टिव है। होता इसमें है कि एक मिसिंग दांत अगर है तो उसके जो नेबरिंग दांत है, एक दांत आगे और एक दांत पीछे, उनको हम ग्राइंड करके उनके ऊपर क्राउन करते हैं। उसका जुड़ा होता है ये तीसरा मिसिंग दांत, तो ब्रिज बन गया ना, एक गैप को फिल किया तो ब्रिज बन गया। इट इज़ डेंटल ब्रिज। राइट। इसमें यह है कि जो नुकसान हम समझते हैं कि आप हेल्दी 2 दांतों को रगड़ देते हैं और इन एक्चुअल रगड़ देते हैं। मतलब इस रगड़ दिया, इन एक्चुअल रगड़ देते हैं, कहते हैं कि बंदे को रगड़ देता है, रगड़ा लगा दिया तो हमने दांतों को रगड़ लगा दिया। एक मिसिंग दांत लगाने के लिए आप 2 और को एटरिस्क रख लेते हैं। अब वो जो रगड़े हुए या ग्राइंडेड दांत हैं उनमें किसी वक्त भी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, दे गेट लूजेंड आफ्टर सम टाइम। मतलब आपने उनकी स्ट्रेंथ कम कर दी एक दांत नया लगाने के लिए। इसमें सिर्फ वाहिद फ़ायदा फिर बताऊंगा, कॉस्ट इफेक्टिव अगर सस्ता है जी। जो बेहतरीन तरीका अभी तक आ रहा है, अब नया आया वो है डेंटल इम्प्लांट्स। ओके, व्हाट इज़ इम्प्लांट? इम्प्लांट एक टाइटेनियम एक अलॉय है, उसका बना एक माइक्रोस्क्रू होता है जो कि जॉ में निकाले हुए दांत की जगह पे अवेलेबल स्पेस के मुताबिक हम मेजरमेंट्स लेके कितने मिलीमीटर डीप होना चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, वो हम उसमें स्क्रू इन कर देते हैं, ड्रिल इन कर देते हैं, दांत के अंदर कर देते हैं। सुन करने ये सारा पेनलेस है, ये सुनाने में बड़ा खौफनाक लग रहा है, डर लग रहा है सुन के, वैसे डर लग रहा था। डॉक्टर साहब ने अच्छा किया बता दिया। नाज़रीन आपको बताता चलूँ, टाइटेनियम इज मेटल विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इसका मतलब है महंगा ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब इसके बारे में पूछते हैं। हाँ जी बताता हूँ। तो टाइटेनियम का वो होता है, उसको हम ड्रिल इन कर देते हैं बोन में, सारा सुन करके होता है, पेनलेस है, टोटल पेनलेस है। उसके बाद उसको हम स्टिच करते हैं, 2-2.5 माह का गैप देते हैं। उसमें जो कुदरती बोन है टाइटेनियम को बहुत जल्दी वो इंटीग्रेट करती है, पकड़ लेती है। ना हो ऐसा हो तो हम थोड़ी सी आर्टिफिशियल बोन भी साथ ग्राफ्टिंग कर देते हैं। उसके बाद वो उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट इम्प्लांट के लिए क्वालिफाई कर भी रहा है कि नहीं है। ओके सर, मतलब उसकी डिग्री शिग्री तो देखनी पड़ती है पेशेंट की, या वो किस तरह क्वालिफिकेशन उसकी आप देखते हैं? क्वालिफिकेशन दोनों तरीके से, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। हम एक्सरे लेते हैं, उसमें बोन की क्वांटिटी देखते हैं कि आइदर ही नीड्स
एक्स्ट्रा बोन और नॉट, डेंसिटी ऑफ हिज डेंसिटी, बोन वॉल्यूम, मैस जो भी उसका कह लें आप उसके, वो इतना अवेलेबल है कि ये उसमें इम्प्लांट ले सके। बाज़ औक़ात इतना होता है कि अगर बोन डेफिशिएंट भी हो तो हम उसमें एक्स्ट्रा बोन डाल, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट, एल्डरी पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्हें बिल्कुल बोन फ्लैट हुई होती है, तो देन वी डोंट गो टू इम्प्लांट, वी गो टू ब्रिज। और ब्रिज के लिए कुदरती दांत होने ज़रूरी हैं, अगर कुदरती दांत नहीं है तो फिर वही वो पुराना वो जो छींक वाला डेंचर। अच्छा, वो वाला। तो लेकिन सर एक ज़माने में हमें याद है कि मतलब व्हेन वी वर किड्स, तो जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे वो तो पूरे के पूरे दांत बाहर निकाल के रख दिया करते थे। उसी की बात करें, अब उसी की बात करें, वो पूरा का पूरा जो डिटैचेबल डेंचर्स, रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं, वो अभी तक चल रहे हैं, यानी कि उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं आया। अब बाज़ औक़ात वो लगाना हमारी मजबूरी होती है, मजबूरी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट के पास ना बोन, उसके मुंह में बोन भी नहीं होती, या वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके कोई इसमें टेक्नोलॉजी ने ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं किया कि जो उस तरह के जो डेंचर्स पहले इस्तेमाल किए जाते थे वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाए अभी तक। वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, बात का तो हैव टू हैव गोल्ड इफ इट इज टू ओल्ड। हाँ जी, टाइटेनियम के बारे में, कमिंग बैक टू दैट, नाउ हाउ मच वुड अ टाइटेनियम रिप्लेसमेंट टूथ कॉस्ट एनी एवरेज पर्सन? ये महंगा है, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड। अगर टाइटेनियम ना हो तो देन वी गो बैक टू द ब्रिज एंड द क्राउन, which is comparatively cheaper than the implant, titanium implant। और मैं बताऊं, टाइटेनियम इज एन अलॉय। जी बिल्कुल। और ये मतलब स्कैनर फ्रेंडली है, ओके, ह्यूमन फ्रेंडली है, बोन फ्रेंडली है, मतलब अभी तक मैं पिछले जितने सालों से कर रहा हूँ इसकी फेलियर का कोई केस मेरे सामने, यानी कि आप वो जो वॉक थ्रू गेट जो होता है उसके अंदर आपके वो बजना नहीं शुरू हो जाएगा, बीप नहीं करेगा उसकी वजह से। जहाज पे आप आराम से चढ़ सकेंगे, आपको अमेरिकन जो पकड़ के साइड पे नहीं बिठा लेंगे। नहीं बिठाते हैं, नहीं वैसे उनकी मर्जी हो तो वैसे किसी को बिठा सकते हैं, ग्रीन पासपोर्ट तो कहीं भी बिठा जाएगा। लेकिन जी ये तुम्हारी खासियत है पासपोर्ट की कि हमें लोग बिठाते हैं, आइए प्लीज बैठे। हाँ जी, तो ये तो जहाँ आपने सोचा भी नहीं होता वो बिठाते हैं। हमें तो फ्री वेकेशन भी शायद गुआंटानामो बे की हमें वो ऑफर कर दें। हाँ जी, वही ना, क्यूबा में आपको एक फ्री वेकेशन भी मिल जाती है। तो जी वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील टॉक अबाउट द वेकेशन आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। डॉक्टर इमरान ज़ाद साहब से बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है। नाउ वी विल आस्क हिम अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ताकि ये हालत ही ना हो कि हमें डेंटिस्ट के पास, वैसे तो वो कहते हैं कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास वैसे ही चक्कर लगाना चाहिए टू चेक ऑन थिंग्स कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है आपके मुंह में, लेकिन उससे पहले जो गैप आ रहा है 2 चक्करों के दरमियान जो डॉक्टर के पास सब लगा रहे हैं, तो उस पर प्रिवेंशन के क्या एस्पेक्ट्स को हमें देखना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, ये 2 चक्कर तो आपके पास हम लगा लेंगे, आपने हमें कह दिया, वी अंडरस्टूड दैट, बट ये जो मैं आपके पास अभी आया सर, थोड़ी इसके बाद निकल के यहाँ से, लेकिन सर ये जो 2 विजिट्स हैं इसके दरमियान भी तो कुछ हमें अपना ख्याल करना है, वो क्या ख्याल करना है? बिल्कुल गुड। हम इसमें डाइट पे आ जाते हैं, ज़ाहिर बात है दांतों से खाता ही है बंदा, तो कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो कि दांतों के लिए नुकसानदेह हैं, या डाइट कह लें या डाइटरी हैबिट्स कह लें आप, जी बिल्कुल, और कौन सी जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम आते हैं कि कौन सी डाइट्स ऐसी हैं जो कि इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्ता, ओके, चावलों में है, आलू में है, जो हम रोटी खाते हैं अनाज, इसमें है, ठीक है, मतलब जिस खुराक में भी नशास्ता है ना, वो भी ये तो मैं कह रहा कि आप ना खाएं, लेकिन वो खाते ब्रश कर लें, ताकि मेजर पोर्शन तो आपने च्यू कर लिया, वो आपके मैदे में चला गया, ठीक है ना, लेकिन उसको अच्छी तरह च्यू करके खाएं, क्योंकि दांत मैदे में नहीं होते, मैदे ने से उसको डिज़ोल्व करना है, हमने ग्राइंड दांतों से करना है। जब भी निशास्ते वाली चीज़ें खाएं उसके फ़ौरन बाद ब्रश करें, उसके जो लेफ़्ट ओवर्स हैं वो मुंह में नहीं रहने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मीठी चीज़ें लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, ही बहुत लोगों को एक ख्याल होता है कि कोल्ड ड्रिंक से बहुत दांत खराब होते हैं, बहुत डराया जाता है हमें, लेकिन हम पीते फिर भी हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़, बिकॉज अभी हमारे स्पॉन्सर हो सकता है, पोटेंशियल स्पॉन्सर भी नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक को एजुकेट करना ज़रूरी है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। अगर स्पॉन्सर्स की बात करें फिर मैं यही कहूँगा कि इतना पिए के बाद नुकसान ना हो। वो कितना पीना ज़रूरी है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बिल्कुल ठीक है, तो आप पिए और पीने के बाद इसको कुली वुली कर लें। दांत कोल्ड ड्रिंक से शायद इतने ख़राब नहीं होते जितने कि बाकी चीज़ों को, वो हो सकता है आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट बता सकता है। मैं दांतों के बारे में कहूँगा तो कोक अगर ये फिजी ड्रिंक्स की एक मुनासिब क्वांटिटी हो तो वो कुछ नहीं कहेगी, अगर बशर्ते के इसको इंग्लिश में इफ प्रोवाइडेड आप उसको कुल्ली वुल्ली करके साफ कर लें। दूसरे नंबर पे आ गई स्वीट चीज़ें, मीठी चीज़ें, स्टिकी जो चिपक जाती हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफीज, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, जेलीज जी। बच्चे अब इनको रोक तो सकते नहीं क्योंकि इतने अट्रैक्टिव एड्स आ रहे हैं, वो खुद खाने को दिल करता है तो बच्चों को कैसे रोकेंगे? वो जब भी खाए हैं तो उसके फ़ौरन बाद उनको नेक्स्ट ब्रश करके आओ, अनब्रश्ड के नहीं रहने दें बच्चों को। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पान छालियाँ, ये भी एक डाइटरी हैबिट आ गई ना। अब छालियाँ इज जस्ट लाइक ईट, इट्स अ ब्रेक, बिल्कुल।
अब दांत अल्लाह ने पैदा किए खाना खाने के लिए, छालियाँ खाने के लिए नहीं किए। जितने छालिया च्यूअर्स हैं उनके दांत हमेशा घिसे, ख़राब, ठंडा गर्म फलाना। और बड़ा जो एक मज़ीद जो पिछले कुछ सालों से आ रहा है, छालिया इज़ ए काज ऑफ ओरल कैंसर्स। ओरल कैंसर, बीटल नट च्यूइंग जो है ये ओरल कैंसर्स की तरफ लेके जाती है। इस हमारे जो क्लिनिक्स पे पेशेंट्स आ रहे हैं कैंसर के, उनमें से 70 से 80% हुआ है जो कि करंट छालिया यूज़र हैं या प्रीवियसली छालिया यूज़र रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। और कुछ लोगों को होता है कि वो नेल बाइट कर रहे हैं, पेन बाइट कर रहे हैं, मतलब हर वो चीज़ जिससे आप अननेचुरल काम ले रहे हैं दांतों से, चाहे वो खुराक है या कोई और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, वो दांतों के लिए नुकसान है। अब कौन सी डाइट्स हैं जो कि दांतों के लिए हेल्दी हैं? फाइब्रस डाइट, मीट फाइबर्स हैं, आप उसको ग्राइंड करने के लिए चबाते हैं, एफर्ट करते हैं, दांतों की एक्सरसाइज होती है, डेवलपमेंटल स्टिमुलस मिलता है दांतों को, जबड़े को, आपकी बोन भी ग्रो करती रहती है, आपके दांत भी सही रहते हैं, आपके गम्स में भी ब्लड सर्कुलेशन सही रहती है। फिर बॉइल्ड चीज़ें हैं, फिर प्रोटीन डाइट है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि दांतों के लिए अच्छी हैं। डॉक्टर साहब, कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जॉ में जी दर्द हो रहा है, तो क्या उनको कहा जाता है जी कि आप च्युइंग गम चबाया करें, तो हाउ रेलेवेंट इज़ दैट? ये एक अलग से कॉम्प्लिकेशन है कि जॉ में दर्द की बेशुमार वजह है। जॉ में दर्द मसल्स की वजह से भी हो सकता है, जॉ में दर्द जॉ डिस्प्लेसमेंट से भी हो सकता है, स्कल के साथ नीचे जबड़े का जॉइंट है, ये आगे पीछे हो जाए, इससे भी दर्द हो सकता है। कोई ब्लो पड़ा है, कोई बच्चे का सर लगा है, अपना ही लगा है, झगड़ा हो गया, उससे भी जॉ में दर्द होता है। ये तो बहुत लंबी रीज़न है, लेकिन इसमें कि अगेन मैं ये कहूँगा कि जैसे ही कोई आपको इतने एरिया में कोई इशू हो, रश टू द डेंटिस्ट। यानी कि डेंटिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। आई थिंक सो। और डॉक्टर साहब, जितना आपने बताया कि हर 2 मिनट बाद ब्रश करना चाहिए, मुझे लगता है मोबाइल फ़ोनों में भी आप जो है ना कोई टूथब्रश लगे हुए आ जाएंगे, कोई एप्लीकेशन आ जाएगी क्योंकि मेरे ख्याल से कोई डेंटिस्ट ही ईजाद करेगा ऐसी एप्लीकेशन, ताकि वो साथ ही उसने कोक पी और दांत ब्रश कर लिया या कोई चीज़ खाई और दांत ब्रश कर लिया। बात अगर आपने लिक्विड ऐसा लिया तो उसमें कुल्ली कर लेना काफ़ी है। दैट्स इनफ। यू कैन नॉट टेक ब्रश इन योर पॉकेट एवरी टाइम। डॉक्टर साहब, चाय हमारे यहाँ बहुत पी जाती है जी, उसका इम्पैक्ट कोई है हमारे दांतों में? जिस तरह कोल्ड ड्रिंक का तो हमने कह दिया कि जी चलें उसके बाद कुल्ली कर लेंगे, चाय पीने के बाद भी कुल्ली करनी चाहिए? मैं तो खुद बहुत पीता हूँ चाय, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है चाय पीने का कोई इतना खास। चाय करता नहीं, चाहे ग्रीन टी हो, चाहे नॉर्मल टी जिसको हम कहते हैं वो भी हो। आप वैसे ये समझिए कि जो चीज़ रिटेन करती दांत के ऊपर वो नुकसानदेह है, That sticks to the tooth surface, वो नुकसानदेह है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। एनी अदर एस्पेक्ट, मतलब तो आपने बताया एक तो खैर फाइबरस डाइट जो है वो ज़रूरी है, एंड वी शुड अवॉइड स्टिकिंग थिंग्स। एनी अदर थिंग दैट वी शुड ऐड टू आवर डाइट? इस तरह गन्ने, आप कहते थे एक ज़माने में लोग बहुत गन्नेरियाँ और गन्ने खाया करते थे, अब नहीं खाते, अब तो दांत बाहर आ जाएगा, लोगों को पता भी नहीं होगा कि गन्ने क्या होते हैं। तो उसका आप क्या समझते हैं? उस तरह की कौन सी और ऐसी मॉडर्न चीज़ें हैं जिनको बंदा अडेप्ट कर ले तो मे बी शायद और आपके दांत जो है वो टफ हो जाए? मतलब अब देख लें कि जिसमें थोड़ा सा आपको ना थोड़ी सी एक्सरसाइज जॉ की रहे। ओके। लाइफ अगर बीफ स्टेक खा रहे हैं तो उसको हाफ डन करवा लें, फुल डन ना करवाएं, ताकि थोड़ी सी एक्सरसाइज तो हो। ठीक है, ये जो मकई के मिलते हैं भुट्टे सिट्टे, ये तो भी मिलते हैं, ये भी मंदिर से गायब नहीं हुए। अभी पार्किंग करते मैंने देखा है खड़ा था, वो खाए जा सकते हैं। च्युइंगम चबाई जा सकती है दिन में, जो कि लेस स्वीट हो, कम स्वीट हो जिसमें। बिल्कुल ठीक। जो कि कई तो च्युइंगम्स हैं जो कि शायद इसके लिए ओरिएंटेड हैं कि जो एक्सरसाइज के लिए, जो कि एक्सरसाइज के लिए भी, और दे आर लेस स्वीट, और वो आपके दांतों को भी फ्रेश रखने के लिए। और बात हम च्युइंगम एडवाइस करते हैं, राइट, क्योंकि दांत की कुछ सर्फेसेस ऐसी होती हैं जहाँ फिशेस बने होते हैं, वहाँ पे फूड फंस जाती है, वो ब्रश करने से बाज़ वो इग्नोर हो जाती रह जाती है। तब च्युइंगम चबाते हैं तो च्युइंगम के साथ वो स्टिक हो जाती है, उससे वो निकल आती है। हाँ, तो सेल्फ क्लेंजिंग इफेक्ट भी च्युइंगम का था। तो इन सर्टेन केसेस वी एडवाइस टू च्यू बबल गम। अच्छा डॉक्टर साहब, पब्लिक सर्विस मैसेज, वी ऑलवेज आस्क आवर गेस्ट टू गिव अ पब्लिक सर्विस मैसेज, क्योंकि आप लोग जो अपने व्यू पॉइंट से आप इतने पेशेंट्स को देखते हैं, आप इतनी एलिमेंट्स को देखते हैं अपने रिलेटेड डिसिप्लिन से, तो उस पर आप पब्लिक को क्या एडवाइस करना चाहेंगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? बिल्कुल, मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम के शुरू मैंने जिस बात से लिया था कि रात का ब्रश करके सोएं। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, अगर उनके दांत हैं बूढ़ों, तो ब्रश करके सोएं। ठीक है, और किसी भी अनहेल्दी एक्टिविटी से दूर रहें, छालिया है या इस तरह की जो गुटखा वगैरह जो है, इनसे दूर रहें। और हर 6 माह के बाद विज़िट करें। अगर आप रात का ब्रश और हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट का विज़िट रखें तो हमारे क्लिनिक्स पे बहुत रौनक कम हो जाए। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा ही आपके लिए दुख की बात होगी अगर ऐसे हो गया, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपके पास पेशेंट ना आए, लेकिन आएँ फॉर द राइट रीजंस, आएँ अपने डेंटल हाइजीन की मेंटेनेंस के लिए आपके पास आएँ, अपने दांतों की मेंटेनेंस के लिए डॉक्टर साहब के पास जाएँ।
Any other thing that sir you would like to tell us about dental hygiene before we conclude the program ji? बिल्कुल, बस मैं ये कहूँगा कि कुदरती दांत नेमत है। कुदरती दांत जैसा भी हो, टूटा फूटा, उसको सही किया जा सकता है। वो मच बेटर देन एनी आर्टिफिशियल वे ऑफ रिप्लेसिंग टूथ, आइदर इट इज डेंचर, वेदर इट इज ब्रिज और इम्प्लांट। जो खाने का सही लुत्फ और मज़ा कुदरती दांत के साथ है, वो इनमें से किसी के साथ नहीं है। ऑल्दो के हम उसके करीब की जा सकते, खुदारा अपने दांतों की हिफाजत कीजिए। With this very interesting discussion जी, we come to a conclusion. I hope आप लोगों को बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको पता चला होगा कि आपने अपने दांतों को मेंटेन कैसे करना है, और ये जो आपका खूबसूरत सा स्माइल है इसको बरकरार कैसे रखना है। और जो अच्छी आदत जो आप अपना सकते हैं वो ये है कि आप रात को खाने के बाद ज़रूर दांत ब्रश कीजिए, सोने से पहले ऑफ कोर्स। और इंटरेस्टिंग बात जो डॉक्टर साहब ने बताई थी वो ये थी कि आप सुबह का नाश्ता करने से पहले नहीं, बल्कि नाश्ता करने के बाद अगर दांत ब्रश करेंगे तो आपके जो ओरल हाइजीन है वो बेहतर रहेगी ऑल डे लॉन्ग। ऑन दिस वेरी इंटरेस्टिंग नोट आई बेग लीव फ्रॉम यू। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर हाज़िर होंगे विद अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर्स लाउंज। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।